डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे डियर फ्रेंड्स। बट डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ा रही हूं, अब उसमें आज तो आपका 10वां लेसन चलने वाला है और 10वें लेसन का आज पहला ही लेक्चर होगा। उसके बाद 10वें लेसन के बाद आपके 4 लेसन बचे हैं इसमें पढ़ाने को, तो वो भी बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपका लेसन होगा वो होगा 10, यानी कि पाठ 10 चलेगा। और पाठ 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के युग के बारे में। यानी कि मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग मुग़ल वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, मुग़ल वंश के साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल वंश के साम्राज्य के बारे में हम लोग जैसे पहले ही देखा बाबर वगैरह को, उसके बाद उनके पिता को, मतलब पहले उमर शेख मिर्ज़ा जो कि बाबर के क्या थे, पिता थे। फिर उसके बाद बाबर का नंबर आया, बाबर के बाद में हुमायूं का नंबर आया। अब हुमायूं के बाद में फिर बीच में हम लोगों ने ये देखा था कि हुमायूं के जो विरोधी थे बहादुर शाह, शेरशाह सूरी, इन लोगों के मध्य में युद्ध हुआ, जैसे कि पानीपत का मैंने प्रथम युद्ध बताया था आपको। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में नंबर किसका आता है, हुमायूं का। ये सब हम लोग देख लिए थे। अब बात ये आती है फिर क्या होता है। अभी देखिए हुमायूं के बीच में शेरशाह सूरी से युद्ध हो गया था, यानी कि यहाँ राजवंश युग चल रहा, सूर्यवंश आ गया था बीच में। लेकिन अब सूर्यवंश तो ख़त्म हो गया, यानी कि शेरशाह की मृत्यु हो गई। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में फिर से क्या होता है, फिर से मुग़ल वंश चलने लगता है, यानी कि अब अकबर का युग आता है। तो अकबर भी तो मुग़ल वंश का एक वंश था। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि अकबर के युग के बारे में। उसके बाद में यहाँ से अब देखो अकबर से अब यहाँ से अकबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो अकबर के बाद अब आएंगे सलीम, यानी कि जहांगीर हो गए, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था। तो ये सारी बातें हम लोग इसके टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पाठ 10, यानी कि 9वां लेसन कंप्लीट हो चुका है, 10वां चलने वाला है, तो आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद में आज हम लोग ये देखेंगे अकबर के युग के बारे में। अकबर, एक बात समझना, ये जो अकबर थे ये भी किस वंश के थे, मुग़ल वंश के, ठीक। तो आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, अभी आपका मुग़ल वंश ही चल रहा है, ठीक, आपको ये समझना है। तो ये अकबर जो थे ये भी मुग़ल वंश के थे, ठीक है। अकबर किसके पुत्र थे पता है, अकबर हुमायूं के पुत्र थे। तो अभी मैं आपको आगे बताएंगे कि इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इन्होंने गद्दी कितने वर्षों में संभाला, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कह, मैंने आपको कहा कि अकबर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब कि अकबर के युग के बारे में। तो मतलब आज इनके शासनकाल को हम लोग देखेंगे, इसके अकबर के। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि अकबर जो था वो भी मुग़ल वंश का था, ठीक है, यानी जो हुमायूं थे वो बाबर के पुत्र थे और बाबर तो मुग़ल वंश का था। तो यहाँ पे बात तो यही हुआ कि अकबर भी किस वंश का था, मुग़ल वंश का। अब ये देख लेते हैं कि इनका जो शासनकाल होता है अकबर का, वो कब से कब तक होता है, ठीक, कब से कब तक होता है। तो देख लेते हैं, यानी कि इनका जो शासनकाल चलता है ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, यानी कहा जाए तो 49 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है, ठीक। और फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं, देखिए बाबर ने भारत में मुग़ल वंश के नींव तो जरूर डाली थी, ठीक है, वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थापित तो क्या चीज़, उसे स्थायित्व प्रदान किसने किया था पता है, अकबर ने किया। भले ही बाबर ने मुग़ल वंश की नींव रखी है, परंतु उसको स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अकबर ने, यहाँ भी एक बात और याद रखना कि जो गुप्त वंश थे, मतलब गुप्त वंश के, देखो गुप्त वंशों ने लगभग 1000 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। गुप्त वंश जो थे बीच में आ गए थे, उन्होंने 1000 वर्षों तक शासन किया, कहाँ, दिल्ली यानी आगरा पर। उसके बाद में क्या होता है, अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, ठीक है। फिर से अकबर ने क्या किया, भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, अकबर एक महान विजेता और एक लोकप्रिय शासक भी था अकबर। यानी कि मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी को ले लिया जाए और अकबर को ले लिया जाए तो इनके जो विचार थे वो काफ़ी मिलते जुलते थे। ये भी मतलब विचार मिलते जुलते थे, लेकिन प्रजा के हित में जो कार्य होता था सिर्फ उस मामले में, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि अकबर, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनका नाम जलालुद्दीन करके था, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। अकबर का पूरा नाम, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था।
तो अकबर के जो पिता थे कौन, मैंने आपको बताया था, हुमायूं। अकबर के जो पिता थे वो कौन थे, हुमायूं थे। एक बात याद रखना, यहाँ में मुगल वंश के, देखिए मुगल वंश कैसे चलता है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये रहा मुगल वंश। अब मुगल वंश में सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं कौन, उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में आते हैं बाबर, और फिर बाबर के बाद में कौन आता है, हुमायूं। अब हुमायूं के बाद में कौन आता है जानते हो, हुमायूं के बाद में अब आएंगे कौन, अकबर। तो अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर को। अब इसके बाद अकबर के बाद में आएंगे सलीम, यानी कि जिसे कहा जाता है जहांगीर, ठीक। और फिर इसके बाद में आ जाएंगे शाहजहां, और फिर इसके बाद में आ जाएंगे औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ जो मुगल वंश चलता है, मुगल वंश ऐसे ही चलता है। देखो मुगल वंश में सबसे पहले जो शासक थे वो थे उमर शेख मिर्ज़ा। तो उमर शेख जो थे, ये बाबर जो था वो उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप बाबर के पिता का नाम बताइए तो आपको बताना है उमर शेख मिर्ज़ा। फिर उसके बाद में बाबर के, यानी कि जो हुमायूं थे वो बाबर के पुत्र थे। अब यहाँ जो हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। तो यहाँ पे अभी हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। देख लिया आप लोगों ने मुगल वंश कैसे चला। अभी देखते हैं कि इनकी जो माता थी, इनके माता का क्या नाम था, किसकी, अकबर के। तो पिता को तो जान लिया, पिता का नाम हुमायूं था। अब इनकी माता का जो नाम था, इनके माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। इनकी माता का जो नाम था वो था हमीदा बानो बेगम, किसके, अकबर के। पिता का नाम क्लियर हुआ, पिता का नाम था हुमायूं और फिर माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अब ये देख लेते हैं कि जलालुद्दीन यानी कि अकबर का जो पूरा नाम था वो क्या था। तो अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक। ये तो रहा इनका पूरा नाम, किसका, अकबर का। समझ गए आप, अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इन्हें अकबर के नाम से लोग बुलाते थे, लेकिन इनका पूरा नाम जो था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद करके, ठीक। आप लोग ये समझ गए कि अब इनका पूरा नाम क्या था। फिर इनके पिता का नाम क्या था, हुमायूं। इनकी माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। अब हम लोग आगे ये देख लेते हैं कि अकबर का शासनकाल कैसा रहा। तो मैं आपको बता दूं, अकबर का जो शासनकाल रहा वो काफ़ी अच्छा था। और अकबर जो था यानी जलालुद्दीन मोहम्मद जो थे वो किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देते थे। वो सभी धर्म को सामान्य दृष्टि से देखते थे और उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कभी किसी धर्म को क्या हो, आघात पहुँचे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो एक बात ये आ जाती है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। जैसा कि हम लोगों ने पहले युद्ध के बारे में पढ़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ, इसमें हार किसकी हुई, हम लोगों ने ये देखा था। अब उसके बाद में जब ये गद्दी पे बैठ जाते हैं अकबर, तो इनके सामने सबसे पहले एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। क्योंकि इनके पिता जो थे हुमायूं के मध्य में ही तो वो युद्ध हुआ था। समझते हैं आगे। इनके पिता जो थे उन्होंने पहले ही बीज बो दिया था युद्ध का। उसके बाद में जब इनका शासन काल आता है तो वही बीज फिर से पनप जाता है।
यानी कि पानीपत का जो युद्ध होता है द्वितीय, अब फिर से इनके रास्तों में रुकावट पैदा करता है अकबर के। अब यहाँ हेमू और अकबर के मध्य युद्ध होता है। अब देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का अब हम लोग दूसरा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहले युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जो पानीपत का युद्ध था पहला, वो कब और किसके किसके मध्य हुआ था और उसमें हार किसकी हुई थी, यानी कि उसमें विजय किसने हासिल किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो मैं आपको बता दूं, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, मैं फिर से बता दे रही हूँ और मैंने बताया भी था। पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 में। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1526 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, तो मैंने आपको बताया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, हार गया था और ये पानीपत का युद्ध मतलब मैदान छोड़कर भाग गया था। इसमें विजय यानी सफल कौन था पहले युद्ध में पानीपत के, तो वो था बाबर। ठीक है, पहला युद्ध क्लियर हुआ कि जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इसमें हारा कौन था, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ये जो था पानीपत का मैदान छोड़कर भाग गया था और इसमें सफल कौन रहा, बाबर। पहला युद्ध तो क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध जो होता है वो होता है अफगान के जो राजा थे उनके एक सेनापति थे हेमू। तो यहाँ पे उनके मध्य हुआ हेमू। ठीक है, हेमू और अकबर, हेमू और अकबर के मध्य ये युद्ध होता है। कब होता है, 1556 ईस्वी में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 1526 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1556 ईस्वी में युद्ध होता है दूसरा पानीपत का। और यहाँ पे ये देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 30 वर्षों के बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 30 वर्षों के बाद, ठीक है, 30 वर्षों के बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। आपको यहाँ पे देखना है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है कब होता है, वो 1556 में होता है। किसके मध्य होता है, हेमू और अकबर के मध्य। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है वो होता है हेमू और अकबर के मध्य में होता है। और कब होता है, तो मैंने आपको डेट भी बताया। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कारण क्या था, क्या कारण था कि पानीपत का क्या होता है, दूसरा युद्ध होने लगता है। क्या पहला युद्ध कम था जो 1526 में हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं हेमू जो था वो दिल्ली और आगरा पर क्या किया था, हेमू ने अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि इस पे अपना कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली आगरा को क्या आज़ाद करने के लिए, मतलब इसे अपने अधिकार में करने के लिए अकबर ने क्या किया, एक युद्ध मतलब यहाँ पे एक युद्ध की बीज बो दी। जो युद्ध कब पनपा, 1556 मतलब यहाँ पे 56 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन कारण ये था कि जो दिल्ली और आगरा था इस पर हेमू ने अपना अधिकार कर लिया था और अकबर इस पे इसका अधिकार था कि हट जाए, ये मेरे अधिकार में आ जाए। इस वजह से ये युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसे कहा जाता है 1556 का नाम दिया गया डेट। और फिर क्या हुआ, फिर जब यहाँ पे हेमू और अकबर के मध्य में युद्ध होता है तो यहाँ पे हेमू की सेना क्या होती है, पराजित हो जाती है, यानी कि हार जाती है। हेमू की सेना हार जाती है, हेमू की जो सेना होती है वो हार जाती है। उसके बाद में अकबर का विजय हो जाता है, यानी कि अकबर जीत जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, दिल्ली आगरा जो होता है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे इसका मेन कारण यही था। ठीक है, यानी कि हेमू ने दिल्ली आगरा पर अधिकार किया
उसके बाद में इसको स्वतंत्र कराने के लिए अकबर ने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किया, जिसमें हेमू क्या हुआ, पराजित हुआ। और फिर से क्या हुआ, अकबर जीत गया और पंजाब, दिल्ली, आगरा इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए अकबर के। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, हमारा जो आगे का पॉइंट होगा वो होगा साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो यहाँ तो भी हम लोगों ने ये देखा अकबर के शासन काल को, थोड़ा सा मतलब अकबर के बारे में जाना। उसके बाद में हम लोग ये जाने कि क्या कारण था कि पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम ज़रूर बताएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।